मैं भुलक्कड़ हूँ, थोड़ा सा एमनीजिया है मुझे। सच में आपको एमनीसिया? मुझे मेरा ये कैरेक्टर पूरी तरह से पता है। दिस इज द मोस्ट स्टूपिड अनसाइंटिफिक एरोगेंट स्टेटमेंट एवर। मैं जो छमिया हूँ वो अपनी नाच नाचेगी। अब आप वो देखना, देखो। हु इज योर फेवरेट एक्टर? उस वक्त हंसराज कॉलेज में एक लड़का था जो पीछे बैठा रहता था, उसका नाम है अनुराग कश्यप। कबीर सिंह, एनिमल, तो ऐसी चीजों पर फिर आप कैसे सोचते हैं? फिल्मों का अच्छा असर होता है। तो जब चैपलिन ने ग्रेट डिक्टेटर बनाई थी तो उसके बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी। पॉलिटिकल थीम पे फिल्म बनाना जब कैंसिल करने की बात चल रही है, अगर कोई मुझसे ये कहे कि यंग आप क्या फिल्म बनाने की आज़ादी है आपको देश में, तो मैं कहूँगा है। धारावी जब मैंने बनाई तब मुझे लगा कि हाँ ये मैं फिल्में करूँ, कुछ है, ये इधर रुकना ठीक है यहाँ, नहीं तो मैं भाग जाता। हेलो एंड वेलकम जस्ट ब्रेकिंग डाउन पॉडकास्ट में। आज जो हमारे मेहमान आ रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आज हमारे जो गेस्ट आ रहे हैं वो हैं सुधीर मिश्रा जी। डायरेक्टर सुधीर मिश्रा, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी वाले डायरेक्टर, धारावी के डायरेक्टर, अफवाह के डायरेक्टर, सीरियस मैन के डायरेक्टर। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। तो आज हम ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे डायरेक्शन को। तो जो व्यूअर्स हमारे फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, जो इस इंडस्ट्री को समझना चाहते हैं कि कैसे इंडस्ट्री अभी के टाइम पे बदल रही है, जो नए लोग आ रहे हैं वो किन चीज़ों का ध्यान रखें, और आखिर फिल्म मेकिंग आपसे क्या मांगती है, अगर आपको ये सारी चीज़ें समझनी है तो आप ये पॉडकास्ट देखिए, एंजॉय करिए। सो सुधीर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे दफ्तर में, हमारे पॉडकास्ट में। हमारा शो है जस्ट ब्रेकिंग डाउन। आज हम डायरेक्शन को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे। और आपने आपकी बहुत सारी फिल्में देख रखी हैं, मतलब बहुत कुछ सीख रखा है, समझ रखा है। तो मैं जब आपसे बात करने का मेरा वो था, तो मैं थोड़ा सा डरा हुआ भी था, बिकॉज आपके इंटरव्यूज़ के रेफरेंसेस से हमने गूगल करके चीज़ें सीखी हैं कि अच्छा ये पोम आप बोल रहे हैं, इस फिलोसोफर का आप नाम ले देते हैं। तो थोड़ा सा मैं आतंकित भी था, देखता हूँ कितना क्या मैं बातें निकाल पाऊँगा। सो सबसे पहले तो मैं बात करना चाहता हूँ कि आपको एक्सीडेंटल फिल्म मेकर कहा जाता है, और आप इसके पीछे बोलते हैं कि मतलब मुझे पता नहीं कि एक भ्रम किस दिन टूट जाएगा, तो मैं मान के चलता हूँ कि मैं हर बार मेरी क्राफ्ट नहीं हो जाती है। अभी इस जर्नी में, अभी तक की जितनी आपकी रही, इस जर्नी में आपको, जब आप आर्टिस्ट के तौर पे खुद को देखते हैं एज अ डायरेक्टर, तो वो आर्टिस्ट कितना सेटिस्फाइड लगता है, अभी तक के काम से कितना संतुष्ट नज़र आता है आपको? पता नहीं है, मतलब मैं जब दो चीज़ें कहना चाहूँगा। एक तो मेरे को, मतलब मैं भुलक्कड़ हूँ, थोड़ा सा एमनीजिया है मुझे। तो मुझे ख्याल ही नहीं रहता कि मैंने पिछला काम कैसे किया था। सच में आपको एमनीसिया? हाँ, सच में। तो मैं कैसे फिल्में बनाता हूँ, और मैं इसमें भटक के आ गया। मेरा भाई था सुधांशु, तो वो इंस्टीट्यूट चला गया था, और मेरे फादर जो थे वो लखनऊ फिल्म सोसाइटी वगैरह चलाते, जो सिनेमा सुबह गोद में बिठा के कुछ ऐसी फिल्में दिखाते थे जो मेरी माँ चाहती थी कि ना दिखाएं, फिर भी। तो उस तरह का माहौल से आया था, मैथमेटिशियन, थोड़ा सा खुला माहौल, लखनऊ का उस ज़माने का जो सेक्युलर एग्नोस्टिक माहौल था, जो क्यूरियस था देश, उस तरह का था। तो मैं सिनेमा कभी सोचा नहीं कंस्ट्रक्टिव तरीके से कि सिनेमा में मैं जाऊंगा। मैं सिर्फ, मुझे फिल्में अच्छी लगती थी। एक अजीब सा लड़का था जो ज़्यादा दिमाग में रहता था। जब आप छोटे शहर में होते ना, सागर में पैदा हो, तो बाहर तो बुंदेलखंड है, और आखिर आप कुछ लखनऊ के लड़के हो, और अब मैं तो कैंपस में रहा। तो आई एम अ प्रोडक्ट ऑफ द सागर यूनिवर्सिटी कैंपस। So the most brilliant people in any subject were my uncles. तो मैं रात को 2 बजे ऐसे दुबे के घर जा सकता था कि सर ये समझाइए सोशियोलॉजी की बात। तो वो खुश भी होते थे, क्योंकि टीचर से पूछने ही कम लोग आते हैं कौन सा विद्यार्थी जाता है। So that was the माहौल। Then in that of course I knew more than most. तो मैंने भोपाल में भी था, तो वहाँ कविता की सुबह भी थी और उत्सव भी था, और अशोक वाजपेयी का माहौल था, बहुत कुछ था। तो भोपाल बिकेम द सेंटर ऑफ इंडियन कल्चर, और नॉर्थ इंडियन एटलीस्ट। तो वहाँ मल्लिकार्जुन मंसूर भी गाते थे, कविता की सुबह भी होती थी, रघुपति साहब भी आते थे, सर्वेश्वर भी आते थे। अब कोई जानता नहीं होगा कि ज्ञानेंद्र पति कौन है, लेकिन हम जानते थे।
तो एक चेतना पारी कैसी हाँ जो नाटक, हाँ पेंटर्स सब ऐसे आते थे। तो हम जो है उस माहौल में बड़े हुए थे। इनफैक्ट जब मैं दिल्ली गया था, बम्बई गया था, तो मुझे लगा था कि ज़्यादा मेरे साथ वाले हम उम्र हैं वो अनपढ़ हैं सीरियसली। तो उस एरोगेंस ने बहुत बचाया। तो क्योंकि हम पढ़े लिखे थे, थोड़ा ये नाटक पढ़ा था, वो कहानी पढ़ी थी, वो विलियम फॉकनर पढ़ा था। तो आप जब छोटे शहर में रहते हो तो लाइब्रेरी हमारे चाचा की थी, प्रोफेसर के बेटे थे, तो हमारे पूरी यूनिवर्सिटी हमारी थी। तो आप रात को भी चले जाते थे। तो वो आप जो फिक्शन सेक्शन में बहुत रहता था मैं। अच्छा। तो आई यूज्ड टू लिव इन अ वर्ल्ड, एक नॉवल की दुनिया में बहुत रहा। कभी फॉकनर की दुनिया में अमेरिका में साउथ में रहता था, कभी हेमिंगवे की दुनिया में रहता था, कभी प्रेमचंद की दुनिया में रहता था, कभी मंटो की दुनिया में। ये हमेशा काल्पनिक उसमें एक लड़का जिसको बाहर जो यथार्थ है वो कुछ बड़ा कठोर है, तो ऐसा कुछ होता था। तो मैं जब 21 साल का था तो यहाँ दिल्ली आ गया था, थिएटर वेटर कर रहा था। MK रैना साहब थे, उनके साथ भी करता था। फिर एक ग्रुप बनाया था बादल सरकार में। हाँ। तो वर्कशॉप थिएटर, अगर आप भूमा एक प्ले है उसका ट्रांसलेशन देखेंगे तो वो हम लोग 5-6 लोग हैं जिन्होंने किया है। ओके। तो हम लोग नाटक कर रहे थे तो मंडी हाउस में तो एक दिन विनोद चोपड़ा आया। तो हमारे एक बड़े बड़े भाई थे, उनका नाम था विनोद दुआ, है ना। तो विनोद दुआ एक तब पहला स्टार है टीवी का, इस नॉन मतलब एक्टर एंटरटेनमेंट में। तो एक युव मंच करता था वो। तो युव मंच में उसने मुझे बुलाया, बोले यार वो एक विनोद चोपड़ा, उसको कोई अवार्ड मिला है, और कपिल देव हैं और ये वो लोग हैं, उनको कैसे जोड़ूं मैं, तो फिल्म वाला तू संभाल लेना सेक्शन। तो मैं आया तो विनोद से बात हुई। तो मेरे फादर तो फिल्म सोसाइटी चलाते थे, तो फिल्में भी देखी थी वो। तो उसने बोला तो बहुत फिल्में मतलब देखी हैं, तो समझता आजा मुझे असिस्ट कर। मैं चला गया। मैं ऐसे ही, बिकॉज मेरा भाई वैसे ही चला गया था फिल्म इंस्टीट्यूट जा रहा था। और वहाँ फिर 6 महीने में जब काम कर रहा था तो वहाँ कुंदन शाह भी था, और कुंदन शाह को स्क्रिप्ट लिख रहे थे। तो मैंने बोला क्या कर रहे हो? तो बोले स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। मेरे घर में आ जाते थे कि उनकी बीवी तो उनको धमकी दे रही थी कि मैं तुमको लंदन लेके जाऊँगा, क्लार्क बना दूँगी। अच्छा। एक बेकरी में। तो घबराया वो घूम रहा था, फिल्में बन नहीं थी। तो मैं भी लिखने लगा वो फिल्म। फिर वो बनाने लगा। वो फिल्म अल्टीमेटली जाने बिदार हो गई, और मैं कभी वापस गया नहीं, मैं फिल्में बनाने लगा। तो आई केम इनटू इट विद इन एन अनस्ट्रक्चर्ड वे, एंड देन आई लाइक टू लिव इन दैट मिस्ट्री। तो मैंने कभी एनालाइज नहीं किया कि मैं कैसी फिल्म बनाता हूँ। कुछ कहानी, कुछ थीम ख्याल में आती है, कुछ एक चीज़ आइडिया ख्याल में आता है, कोई एक लोकेशन ख्याल में आता है, कुछ ख्याल में आता है, पर धीरे धीरे वो कई ख्याल जो है उनमें से एक रुक जाता है। फिर उस पर काम करते करते आप एक फिल्म बन जाती है। और मुझे वो स्क्रिप्ट बनाने में करीब 1.5-2 साल कम से कम लगते हैं। तो अब वो मैंने जो सीखा सिनेमा, तो जब मैं काम कर रहा था, बाद में मेरी पार्टनर भी हो गई वो ज़िंदगी में, रेनू सलूजा। तो उनका असिस्टेंट भी था मैं, एडिटर। अच्छा, है ना। एडिट में भी असिस्ट किया? हाँ, सब कुछ किया मैं, प्रोडक्शन भी, डब्बे भी उठाए। तो उसके ज़रिए और बहुतों के ज़रिए मैंने ये सीखा कि एक तो मेरा भाई था, वो थोड़ा सा आज़ाद ख्याल था। तो वो आपको मतलब फितरत आपकी होनी चाहिए। एक मतलब क्या आप फिल्म मेकर हैं, क्या आप कहानीकार हैं, क्या आप में वो मतलब, बिकॉज हर आदमी नहीं हो पाता। एक होती है, जैसे बहुत सारे लड़के हैं जो बड़े स्मार्ट होंगे। उसमें उस वक्त हंसराज कॉलेज में एक लड़का था जो पीछे बैठा रहता था, उसका नाम है अनुराग कश्यप। वो फिल्म मेकर हो गया। अब तो एक्टिंग भी कर रहा है। हाँ, वो फिर वो क्योंकि वो कल्पना की दुनिया में शायद रहता था। शायद वो जो स्मार्ट लड़के, जो बहुत सारी जिनकी गर्लफ्रेंड्स थी, और वो लड़कियां जिनकी जो वो माहौल था उससे वो परे था। शायद वहाँ एक्सेप्टेंस नहीं थी, तो शायद अपनी दुनिया में रहते, जैसा भी था। और वो एक ब्रिलियंट लड़का जो फिर हो गया। तो उस तरह की फितरत के लोग बनते हैं, है ना। तो अगर आप में वो फितरत है, उसके बाद फिर आप अलग अलग, हर आदमी की अपनी मेथड है। कोई बहुत स्ट्रक्चर्ड होता है, कोई नहीं होता। तो मुझे ऐसा लगता है कि
मुझे कुछ अपने बारे में पता लगे उस फिल्म बनाते वक्त, और कुछ उस विषय के बारे में पता लगे जिसके बारे में ऑलरेडी मुझे कुछ पता है. सो आई थिंक फिल्म मेकिंग इज अ कॉन्स्टेंट प्रोसेस ऑफ रीराइटिंग. मुझे ऐसा लगता है कि मैं जब ख्याल आता है तब फिल्म बन रही होती है, उपज हो रही होती है. जब when you are writing the blueprint, which I consider the blueprint for the film, when you are writing a script, ड्राफ्ट जो है तो पेज पे जो है तो वो मेरा फाइनल ड्राफ्ट नहीं होता कभी. अच्छा. मैं खोज रहा होता हूँ फिल्म को. मुझे नहीं पता मैं क्या बना रहा हूँ. अगर पता हो तो फिर क्यों बनाऊँ. कुछ तो पता लगे ना. तो उसको खोजते खोजते एक ब्लूप्रिंट होता है कि हाँ यहाँ कहीं जा सकती है. तो ये मैथमेटिशियन का भी बेटा है, एक हाइपोथेसिस देख रहा है. तो उसके बाद वो हेंस प्रूव्ड होगा कि मालूम नहीं है ना, पता नहीं. हाँ. तो वो हाइपोथेसिस क्या है इसकी, आप खोजो उसको. तो अगर आपकी फितरत एक मैथमेटिशियन की फितरत तो मेरी नहीं है, मैं तो बेटा हूँ सर उनका, बट अगर वो है तो और कुछ तो आप अगर उसको खोजते और उसको उसकी बारीकी देखते देखते अगर लगे कि ये जो आपकी हाइपोथेसिस गलत थी तो गलत थी, स्क्रिप्ट उठा फेंक दो, क्या कर सकते हो. तो वो उसको खोजते खोजते फिर अब लगता नहीं है अच्छा कुछ बन रहा है यहाँ पे, तो आप शूट करते हो. तो जब आप शूट करते हो तो भी तो आप लिख रहे हो ना. कास्टिंग में तो आप लिख रहे हो कि जब आप किसी एक्टर को लेते हो तो उसका एक अंश, उसका कहीं सोल आप बोरो करते हो ना, उसकी प्रेजेंस. आप चित्रांगदा सिंह का चेहरा ना हो हजारों में तो फिल्म दूसरी होगी. बिल्कुल बिल्कुल. तो कैसे राइटर की फिल्म है, सिर्फ चेहरा हटा दो, कैरेक्टर वही है, फिल्म दूसरी है. मैं बता रहा हूँ. तो कास्टिंग जो होगी वो भी राइटिंग है. एक अलग सो एक्टर को आप चयन करते हो, फिर आप एक्टर एक जगह का चयन करते हो. वो लोकेशन कुछ मुझसे बात करती है, कुछ ऑडियंस से बात करती है. तो अगर वो लोकेशन ये ना हो और वो हो तो फ़र्क हो जाएगा. तो वो भी लिखना ही हुआ ना. तो जब आप ये अनस्ट्रक्चर्ड बात कर रहे हैं कि आपके दिमाग में कोई बहुत ऐसा खाका सिर्फ चीज़ें रहती हैं, आप फिर उसके बाद उसको एक्सप्लोर कर रहे होते हैं. बट इस चीज़ में तो आपके साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं. तो क्या वो इस चीज़ से कंफर्टेबल रहते हैं कि आप एक्सप्लोर करते, क्योंकि उनके सामने भी वो बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में फिर नहीं होता जो होगा. एक आजकल एक नया पेशा है फर्स्ट असिस्टेंट का, जो आता है सिर्फ ये देखने के लिए वो फिल्म बना दे, टिक मार्क कर दे, वो नाराज रहते मेरे से. अच्छा. बाकी जितने लोग हैं ज़्यादातर एक्टर्स आप मिलोगे और 1 2 4 दिन के बाद उनको काफ़ी मज़ा आता आ जाता है, बिकॉज आप खोजते हो ना. मुझे मेरा ये कैरेक्टर पूरी तरह से पता है. दिस इज़ द मोस्ट स्टूपिड अनसाइंटिफिक एरोगेंट स्टेटमेंट एवर. आप जानते हो आप कौन हो, आप खुद को जानते हो, खुद को खोज रहे हो ना. एक फिल्म बनाई है रोबन ऑसलैंड ने, फोर्स मेजोर, आपने पढ़ी है, आपने देखी है, आप देखो उसको. उसमें एक पति है, फैमिली है, वो जाते हैं छुट्टी के लिए बच्चों के साथ. अब तो ये पति तो ये सोचता है, वो आदमी तो ये सोचता है कि भाई मैं तो बच्चों के लिए जान दे दूंगा, और एक एवलांश आता है और भाग जाता है बच्चों को छोड़ के, और बच्चे बच जाते हैं. अब ही हैज टू हैंडल दैट फैक्ट. बच्चों को पता है भाग गया बाप. तो उसको तब पता चला ना जिस दिन वो एवलांश आया, तब तो उसको पता चला अपने बारे में क्या है वो. तो आप अपने बारे में तो हर रोज खोजते हो ना. नया जैसे सिचुएशन होगा, एक दिन एक किलर होता है, वो मारता है किसी को, उस दिन को समझ आता है यार मैं तो किलर हूं, मुझे तो प्लेजर आ रहा है इसमें, मैं किसी को मार भी सकता हूँ, किसी को मार भी सकता हूँ ना. तो हाउ डू यू नो योर सेल्फ. तो आप कैरेक्टर यू डिस्कवर इट एंड यू पार्शियली डिस्कवर इट ओनली. सो आप इम्प्रोवाइजेशन का भी. तो हाँ, उसमें इम्प्रोवाइजेशन इन द सेंस कि आप, मेरे पास ऐसा नहीं स्क्रिप्ट नहीं होती, वो लिखता हूँ मैं एक बार इम्प्रोवाइजेशन, तो स्क्रिप्ट ही इम्प्रोवाइजेशन है ना. तो मैं उसको नहीं, और महंगा मीडियम भी है ना. तो प्रैक्टिकल, इट्स अ प्रैक्टिकल मीडियम. यू कांट जस्ट डू एनीथिंग यू वांट. मैं कभी नहीं हूँ कि 10 बार फाड़ दूंगा. एक
100 पेज की कविता लिखूंगा, उसको 50 बार, वो मैं कर नहीं सकता। एक बार मैंने बना दिए तो वो आपको दिखाई देगी, मैं फेंक नहीं सकता उसको, क्योंकि प्रोड्यूसर ने पैसे लगाए हैं सभी। तो वो प्रैक्टिकल मीडियम है, बट उसमें आप फिर खोजते रहते हो ना। फिर आप जब शूट करते हो, उसके बाद जो रशेस आते हैं उनको आप देखते हो, फिर आप एडिट करते हो सकता है आप बिल्कुल ही जैसे आपने शूट किया, हो सकता है कुछ तब्दीली होगी उसमें, कुछ एडिट में। तो कई लोग बोलते हैं एडिट इज द फाइनल रीराइट, तो फिर सिर्फ राइटर का मीडियम कैसे हुआ, एडिटर का क्यों नहीं हुआ? उस पर आप एक तरह का म्यूजिक डाल दो, आप बैकग्राउंड म्यूजिक रहमान से करा लो तो एक तरह का होगा, फिल्म अलग हो जाएगी। अगर आप म्यूजिक ना रखो फिल्म अलग हो जाएगी, फिल्म अलग हो जाएगी, उसका पेस अलग हो जाएगा सब। सो एंड स्लोली बाय द एंड ऑफ इट यू डिस्कवर, अच्छा फिल्म ये थी, यहाँ पहुंचा मैं। अब फिल्म बनी, अब कुछ तात्पर्य हुआ, कुछ समझ में आई बात, और मुझे भी कुछ समझ में आया, और उस खोज में कोई अंत तो है नहीं। तो हर फिल्म अबैंडन होती है ना, एक मिडिल में ख़त्म होती है। अंत तो सिर्फ मौत ही है। तो किसी कैरेक्टर की मौत हो गई तो उसकी कहानी ख़त्म हो गई, नहीं तो फिल्म तो बीच में ही घूमती रहती कहीं। आप बोल रहे हैं कि 1.5-2 साल तक आप एक स्क्रिप्ट पे काम करते रहते हैं, तो इस पूरे दरमियान मैं क्रिएटिव ब्लॉक की बात करना चाहता हूँ आपसे, कि बहुत ज़्यादा टर्म बोला जाता है कि क्रिएटिव ब्लॉक आ गया, और लोग जब इससे डील कर रहे होते हैं आर्टिस्ट, तो वो कई बार हताश निराश भी हो जाते हैं कि यार ये क्या है। आपके साथ ऐसा कभी होता है, मतलब एग्जिस्ट करता है क्रिएटिव बहुत ब्लॉक? बार होता है, हर बार जब खाली कागज़ होता है, सब पन्ना जब होता है, तब आप सोचते हो इस बार फ्रॉड पकड़ा जाएगा इस बार तो मैं नहीं कंप्लीट कर पाऊंगा, और कई चीज़ें अबैंडन हो जाती, नहीं बंद होता वो। कैसे डील करते हैं आप उससे? नहीं, कुछ नहीं कर सकते उसको मैंने बड़े लोगों से बहुत सीखा। तो मुझसे अकीरा कुरोसावा ने एक बार, हम लोग 87 में उनके घर पे गए थे, हम लोग एक फेस्टिवल में थे, तो बहुत सारे यंगर फिल्म मेकर्स थे वहाँ, यंग सिनेमा, तो उनमें से हमसे बात कर रहे थे। तो एक बात पे उन्होंने मेरी तरफ देखा था। अच्छा। तो मैंने सोचा कुछ मतलब ही होगा इसका जब देख रहे हैं मेरी तरफ कुरोसावा तो ये कह रहे थे कि भाई अगर आप फिल्म मेकर हो तो आपके पास कम से कम 20 कहानियाँ होनी चाहिए। तो अगर प्रोड्यूसर बोले ये नहीं, तो बोलो ये, वो बोले ये नहीं, अरे रुको एक और है, बोले नहीं तो एक और है मेरे पास कहानी। तो बोले, तो मैंने वो बहुत दिल पे ली बात बहुत। तो मैं सुबह उठता हूँ और कुछ ना कुछ किसी 2-4 लोगों के साथ, असिस्टेंट के साथ, खुद के साथ कोई ना कोई कहानी सोचता रहता हूँ, कोई ना कोई अगली फिल्म कुछ। तो यू हैव टू डील विद इट, आप ये एक बार स्क्रिप्ट खत्म होती है, कई बार ऐसा होता है कि हो गया सब, अभी फिल्म की शूटिंग होने वाली है और गए, पैसा विड्रॉ हो गया। तो आप जब थोड़ा सा इंटरेस्टिंग फिल्म मेकर हो, थोड़ा मतलब नए तरीके का, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हो, स्टार सिस्टम में नहीं हो, तो ये तो बहुत दिल पे लगेगी। इट्स नॉट अ मीडियम फॉर द टिमिड। मतलब बहुत निराशा होगी, कई बार खुदकुशी करने का मन होगा, पर और भी होगी कि बहुत, जब कभी बन जाएगी तो बहुत खुशी भी होगी, एक चीज़ एमर्ज होगी एक कहानी से, एक बीच से कहीं यहाँ हुई, तो दैट्स द ग्रेटेस्ट जॉय ऑल्सो। सो इट्स अ टफ मीडियम, इट्स नॉट अ मीडियम फॉर द कमजोर दिल के साथ नहीं आ सकते, ऑफ हार्ट एंड वीक ऑफ हार्ट। अभी तक सबसे खुशी कौन सी फिल्म की सक्सेस पे, या जो भी उसके सक्सेस से आपको फील हुआ हो, मतलब सक्सेस अकॉर्डिंग टू यू? आपको हो सकता है कोई बॉक्स ऑफिस उतना मतलब ना हो, तो उसकी लोगों तक रीच से लग रहा हो, मतलब कोई ऐसी फिल्म जो सबसे ज़्यादा आपको अंदर तक खुश कर गई हो कि हाँ यार इसका ये चीज़ मुझे, मतलब मैं खुश हुआ टाइप्स? मैं पता नहीं, अब आई थिंक द ऑब्वियस को, अब मैं जहाँ भी अभी बाहर निकलूंगा तो 4 लोग बोलेंगे हज़ारों ख्वाहिशें, तो वो आप इसीलिए मैं उसको बोल रहा हूँ कि लोगों के पर्सपेक्टिव से नहीं, हाँ, अदरवाइज तो मैं भी यही बोलता। असल में मैं क्या भूल जाता हूँ, तो बन जाती है फिल्म, बट आई डोंट नो, आई वाज मोस्ट हैप्पी विद खोया खोया चांद, ओके, एंड इट डिडंट वर्क, बट देन आई एम हैप्पी विद एवरी टाइम आई डू समथिंग। कुछ हद तक, पूरे हद तक तो कोई नहीं, कोई भी फिल्म होती है उसको कंप्लीट तो कभी होती नहीं, वो आप उसको अबैंडन करते हो एक पॉइंट पे, है ना, छोड़ देते हो उसको कि अगली बार आप कुछ करेंगे।
तो वो होता है, बट हज़ारों, हाँ। धारावी जब मैंने बनाई थी तो मुझे मतलब नया नया यंग था, तो बहुत खुशी हुई थी जब बन के जो उसका रिएक्शन हुआ था। और फिर निराशा भी बहुत हुई थी क्योंकि वो 6 थिएटर में 91 में रिलीज़ हुई थी, 92 में। और आई एम वेरी यंग, आई मेड फिल्म व्हेन आई स्टार्टेड आउट, आई वाज वेरी यंग। तो जब धारावी बनाई मैंने 29 साल का था, और वो जब रिलीज़ हुई तो आई वॉज रियली हैप्पी, और उसके रिएक्शन से आई वॉज वेरी हैप्पी। वो 26 फेस्टिवल्स में जा रही थी वो उसका, बट देन इट वॉज पुल्ड आउट फ्रॉम द थिएटर्स, और लॉट ऑफ पीपल रिएक्टेड टू इट। सो वो भी दैट वॉज हार्ट ब्रेकिंग, बट धारावी आई वॉज वेरी हैप्पी विद। मतलब मुझे अभी भी याद है जब वो फिल्म बनी, तो वो धारावी जब मैंने बनाई तब मुझे लगा कि हाँ, ये मैं फिल्म मेकर हूँ, कुछ है, ये इधर रुकना ठीक है यहाँ, नहीं तो मैं भाग जाता। अच्छा। हाँ, क्योंकि मुझे कोई ना कोई नौकरी तो मिल ही जाती ना, कहीं पे तो चले ही जाता ना, तो ऐसा तो था नहीं प्रॉब्लम। तो मैं मतलब फिल्म मेकिंग वॉज द टफेस्ट प्लेस फॉर मी टू बी, बिकॉज आई हैड नो कनेक्शंस। तो मेरे पास कोई वहाँ तो कोई कनेक्शन था नहीं, तो वो तो बिल्कुल ही आप दलदल में आ गए थे, तो पकड़े हुए थे कुछ। तो वो नहीं, धारावी आई थिंक इज द हैप्पी मोमेंट इन माई लाइफ। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद इट, एंड एवरी टाइम अ फिल्म गेट्स कंप्लीटेड, कुछ भी हो, देखिए बुरी फिल्म बनाओ या अच्छी फिल्म बनाओ तो आगे जानेंगे, लेकिन ख़त्म होना एक फिल्म बना ही लेना जो है वो अपने आप में संतुष्टि अपने है। आप में जो शुरुआत है, तो वो एवरी टाइम अ फिल्म गेट्स कंप्लीटेड और लास्ट डे ऑफ शूट होता है ना, तब मुझे खुशी होती है। आपको इम्पैक्टफुल मूवीज़ के लिए जानते हैं हम लोग, मतलब कि आपकी मूवीज़ का बहुत इम्पैक्ट रहा है, पॉलिटिक्स भी आती है उसमें, उस समय की लोग कनेक्ट करते हैं। तो क्या सीरियसली आप ये बात मानते हैं कि सच में मूवीज़ का असर लोगों के ऊपर होता है? और अगर होता है तो फिर जो हम लोग कोट एंड कोट प्रोपेगेंडा फिल्म्स बोल देते हैं, या फिर हम जो फिल्म्स हैं जिनके बारे में बहुत बात होती है कि इसमें लाइक कबीर सिंह, एनिमल, बहुत डिबेट जिनके बात हो रही है, तो ऐसी चीज़ों पर फिर आप कैसे सोचते हैं? मतलब व्हाट डू यू थिंक? इसका मेरा बहुत, आई डोंट हैव, एज आई ग्रो ओल्डर आई डोंट हैव अ क्लियर आंसर। ओके। तो मतलब पहली बात तो समाज से उपजती है, फिल्म्स आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द वायलेंस इन द सोसाइटी, वायलेंस एग्जिस्ट इन मेनी प्लेसेस वेयर देयर इज नो सिनेमा। आफ्टर ऑल, जिस समाज से हम आते हैं उसी समाज से फिल्म मेकर निकलता है। कहीं क्या जो एक सवाल है ना कि डज अ ऑडियंस डिक्टेट द फिल्म मेकर और डज द फिल्म मेकर डिक्टेट द ऑडियंस? सो डज द जो ऑडियंस है उसने क्या आउटसोर्स कर दिया वायलेंस अपने नेता को? एक्चुअली ऑडियंस बहुत वायलेंट है, लेकिन उसने एक ढूंढा जो वो बोझ लेने को तैयार है, वो गिल्ट लेने को तैयार है, तो उसने अपना आउटसोर्स कर दिया और उसको पीछे पीछे से सपोर्ट किया और बाहर प्रिटेंड किया नहीं हम तो ऐसे है नहीं। तो व्हाट इज दैट गेम दैट पीपल प्ले विद देमसेल्व्स, राइट? बिकॉज आफ्टर ऑल अ लीडर ऑल्सो कम्स फ्रॉम एन ऑडियंस, लोगों के बीच से ही तो बचता है ना, कहाँ है? तो क्या फिल्मों का अच्छा असर होता है? तो जब चैपलिन ने ग्रेट डिक्टेटर बनाई थी तो उसके बाद तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गई थी, हिटलर तो फिर भी था। तो चैपलिन जैसा बड़ा पॉपुलर कमाल का फिल्म मेकर को तो कुछ असर हुआ नहीं खास। मतलब उसके बाद तो वॉर और ये तो, बट वो एक पूरी तरह से बात सच नहीं है कि कुछ नहीं हुआ। आप एक माहौल में आपके पार्ट होते हो, अगर उस माहौल में उस जैसी चीजें पनप रही हैं तो कहीं उसका असर होता है जो बाद में पता चलेगा। क्या समाजवाद जो है, स्टालिन जैसे और इस तरह के वन पार्टी रूल वाले डिक्टेटर्स की वजह से खत्म हो गया?
कि कहीं समाजवाद का अंश और जो झगड़ा है वो आज उसके फल आपको पूरे समाज में दिख रहे हैं। जैसे आप 8 घंटे काम करते हैं, वर्क आवर बेसिस, ये तो सब उसी झगड़ों के तरीके, वो विमेंस राइट्स, कॉपीराइट, ये सब जो है ना, बेसिक मिनिमम वेज, ये क्या है? तो फेलियर तो नहीं है, है ना? अगर आप उसको ब्लैक एंड वाइट टर्म्स में नहीं देखो तो हर फिल्म कुछ ना कुछ तो करती है, उसका शायद कुछ ना कुछ मतलब तो होता है। वो कभी कभी ऐसा लगता है कि क्या मतलब होता है यार, आज जो दुनिया का पागलपन देख रहे हैं तो क्या है सब। सही बात है। बट फिर अगर ये नहीं करेंगे तो क्या करें? तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं कुछ होता है। जैसे मैंने अफवाह बनाई, अब अफवाह उन्होंने रिलीज नहीं होने दी। हाँ। 4 दिन पहले आता है सेंसर सर्टिफिकेट, दे दिया, लेकिन वो 4 दिन तो वो थिएटर ही नहीं मिले, शोज ही नहीं मिले। वो 2-4 तकल्लुफ़न कर रिलीज करके फिर उसको नेटफ्लिक्स पे लगाई। बट फिर भी बनी तो है। तो अगर कोई मुझसे ये कहे कि यंग, आप क्या फिल्म बनाने की आज़ादी है आपको देश में, तो मैं कहूँगा है। तो वो कम से कम जो यंग लोग, बच्चे हैं जो हम मेरे पीछे आ रहे हैं, उनको ये तो लगेगा कि अगर ये कर सकता हो शायद हम भी कर सकते हैं। सो समवेयर हाउ डू यू इन्फ्लुएंस, मे बी यू इन्फ्लुएंस समवन हु हैज़ अ बिगर इन्फ्लुएंस। एक यंग लड़का आएगा जो ऐसी फिल्म बनाएगा, लड़की आएगी जो जिसका असर मेरे फिल्म से ज़्यादा होगा, बट मे बी माई फिल्म हैज़ इन्फ्लुएंस्ड हिम। ट्रू। तो वो तो एक रिले रेस भी तो है ना कल्चर में। तो ओरिजिनल क्या है? ओरिजिनल तो आपका सोचने का तरीका है, बाकी तो कुछ है नहीं। तो मुझे लगता है कि करना तो पड़ेगा। अब कभी कभी बहुत उससे मतलब समटाइम्स जो सैड, निराशा बहुत होती है, लेकिन करते हैं। हाँ, मतलब अब सो 1987 का में मसीहा कोई नहीं। 1987 में ये वो मंजिल तो नहीं आई जिससे आपने डायरेक्टोरियल डेब्यू किया, और आज जब हम बात कर रहे हैं तो तनाव आने जा रही है सीज़न 2 6 सितंबर को सोनी लिव पे। सो इतना जो वक्फा बीता है, इस पूरे वक्फे में अभी पूरा एक मीडियम ही चेंज हो गया है। मतलब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। एक तरफ OTT आ गया है, शॉर्ट्स बना रहे हैं लोग, यूट्यूब पे बना बना करके काम डाल रहे हैं। जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसे में एक्टर्स के लिए तो हम देखते हैं कि बहुत सारी मौके बढ़े हैं। लोग बाग आज के टाइम पे इंस्टाग्राम से पॉपुलर होकर के भी फिल्मों में मौके मिल जा रहे हैं। जो डायरेक्टर हैं और ख़ास तौर से जो सर्वाइव करना भी चाहते हैं इंडस्ट्री में, क्या आप देखते हैं कि OTT के आने के बाद से मीडियम जो चेंज हुआ है, इसने मौक़ों को बढ़ाया कि मतलब डेमोक्रेसी आ गई है उस तरफ भी क्रिएटिव फील्ड में? शुरू में आई थी, पता नहीं, बट हर चीज़ मदद करती है। कि अगर मेरे जैसा डायरेक्टर है, अगर OTT नहीं आया होता तो मैं बहुत दूसरी सिचुएशन में होता। लेकिन अब क्योंकि OTT आया तो आपने कुछ काम किया, आप यू आर इन द गेम, नो, आप प्रैक्टिस में हैं। गैरी लिनेकर से किसी ने पूछा, बड़ा फुटबॉलर था, कि हु स्कोर्स द मोस्ट नंबर ऑफ गोल्स, इज इट द पर्सन हु इज इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम? ही सेड नो, यू हैव टू बी इन द राइट प्लेस ऑल द टाइम, देन समटाइम्स द बॉल कम्स टू यू। तो अगर आप गेम में हैं, अगर आप खेल रहे हैं, तो ये मीडियम है वो, और आप वफादारी निभा रहे हैं मीडियम से। और सहूलियतें तो चाहिए ना, रहने के लिए, खाने पीने के पैसे चाहिए, प्रैक्टिकलिटी तो है ना दुनिया की, वो आइडियल किताबों की दुनिया तो है नहीं। तो मेरे ख्याल से इट हैज़ हेल्प लॉट ऑफ डायरेक्टर्स सर्वाइव, सो इट हेल्प मी टू सर्वाइव, सो दैट देन आई कुड मेक सीरियस मैन, which I think is I was very happy making that film, and I loved that film, and I loved everything about Serious Man. मतलब I was very satisfied with Serious Man. बच्चा नवाज, कुछ तो उसके सीन्स मतलब इतने इम्पैक्टफुल थे। वो सीन जिसमें नवाज जाते हैं ऑफिस में हैं, वो मनी बोलता है कि क्या है ये, वो कितना खतरनाक सीन है। हाँ, तो वो कम से कम मतलब मुझे वो मौका मिला वो फिल्म बनाने, तो मैं छोड़ के चला गया होता कहीं। तो एवरीथिंग दैट हेल्प्स यू सर्वाइव, OTT ने तो वो किया है। बाकी तो यार जो अच्छा काम करना चाहता है वो और टेढ़ा काम करना चाहता है तो वो 10% सक्सीड करेगा, 90% गिरेगा, तो उसमें से कोई एक उठेगा। ये तो जिंदगी है,
बट आई थिंक मौके थोड़े से ज़्यादा हैं। टेक्नोलॉजी जो है अब उसको बनाने की सहूलियत है, अब कोई भी फिल्म बना सकता है। आज से 5-10 साल बाद मेरे ख्याल से हर शहर में फिल्में करूँगा। शुरू हो भी गया है। हाँ, हो भी गया है। तो जबलपुर, जगदलपुर, जमशेदपुर, हर जगह होंगे। और हो सकता है वो कभी बम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद आए ही ना। सही बात है। हो सकता है वो सीधे नेट पे बैठे दुनिया से कनेक्टेड हैं और वहीं से बैठ के, एक कोई बिहार में है ना आंचल मिश्रा, हाँ, वो बनाता है। हाँ, वो बनाता है। तो वैसे जैसे कि जिसने चौथी कूट बनाई है, गुरचरण सिंह नाम उनका, बड़ा अच्छा फिल्म मेकर, वो बम्बई में कहीं आते नहीं, जम्मू, हिमाचल, वहीं पंजाब में ही रहता है। तो ऐसा बहुत कुछ होने वाला है एंड दैट विल चेंज द फेस ऑफ सिनेमा। मुझे तो ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी तब्दीली आने वाली 10 साल में। अच्छा, मैं यहीं पर आपको रोक करके भी जानना चाहता हूँ, मतलब मैं इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग की बात करना चाहता हूँ। OTT के आने से क्या इकोनॉमिक्स ऑफ फिल्म मेकिंग भी चेंज हुई? बिकॉज आपने दोनों ही मीडियम में काम किया है और काफ़ी अच्छा काम किया है, मतलब जिसका इम्पैक्ट भी रहा है हमारे सामने है। तो इकोनॉमिक्स कैसे बदली है फिल्म मेकिंग की? और इसी से एक सवाल और जोड़ दे रहा हूँ मैं कि क्या सक्सेस ऑफ, मतलब बॉक्स ऑफिस सक्सेस आपको इम्पैक्ट करती है जब आप नया काम कर रहे होते हैं कि यार इस, मतलब वो इकोनॉमिक्स भी आपको क्या मैटर कर रही होती है व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ समथिंग, सम आइडिया और मैटर तो करती है ना। देखिए क्या होता है कि एवरी टाइम इकोनॉमिक्स जो ठीक हो या आपकी फिल्म के पैसा वापस कर ले या और ज़्यादा कमा ले या मुनाफा हो जाए, सो देन इट विल हेल्प यू मेक द फिल्म नेक्स्ट टाइम, नो। और वो किसी तरह से भी वो आपको कान में अवार्ड मिल जाए, फिल्म इधर उधर बिक जाए तो ठीक है, या सीधा बॉक्स ऑफिस किसी तरह से भी हो, बट अगर पर्सन गेट्स हिज मनी बैक एंड सम मोर, तो नेक्स्ट फिल्म इज ईजियर। तो वो तो आपके दिमाग में तो कहीं रहेगी। अब कई लोग होते हैं जो इस बात को झेल लेते हैं कि यार नहीं वर्क किया तो क्या हुआ, मैं ऑडियंस नहीं समझ में आई, ऐसी कम तैसी, मैं तो वैसे ही रहूँगा। ऐसे भी लोग होते हैं। मैं कुछ 90% वैसा हूँ, 80% कि बना दिया, हाँ, देखा बना दिया तो उसमें इतना मैं दुखी, मतलब उसमें थोड़ा सा एरोगेंट होने की ज़रूरत है कि मैं जो हूँ गुलाम नहीं हूँ, जो आप मुझसे बोले कि नाच छमिया तो मैं वैसे ही नाचूंगा। मैं जो छमिया हूँ वो अपनी नाच नाचेगी। अब आप वो देखना, देखो। नहीं तो ऑडियंस ज़्यादातर क्या हो गया है कि एक बहुत ही बुढ़ापे से, मतलब जिसका मतलब एक बूढ़े किसी जमींदार की तरह है जो लेटा हुआ है, जिससे कुछ उठते भी नहीं बन रहा, और कह रहा है नाच यार छमिया, और आपको ना, तो भाई, तो मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा सीधे होके मेरी फिल्म देखें, थोड़ा इंटरैक्ट करें। मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरी फिल्म नेसेसरली बहुत पसंद करें। मेरा मकसद ये है कि आपके दिमाग में थोड़ा दखल घुस जाऊँ, कहीं थोड़ा हिलाऊँ कुछ, है ना। तो हमेशा जब हिलाऊंगा तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, कभी हो सकता है आप नाराज़ हो मुझसे, दैट डजंट अफेक्ट मी। मतलब कोई भी आपसे नाराज़ होता है, गुस्सा होता है, तो आपको बहुत अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन दैट इज बेटर देन अ पैसिव रिस्पॉन्स। आईना दिख जाता है तो थोड़ी तो मज़ा आता है थोड़ा सा कि आपने, मैंने थोड़ा तो कुछ हिलाया ना मामला। अभी अफवाह देखते हैं लोग, तो मैं बोलता हूँ कि वो अरे आपने यार कुछ, मेरे अब तो हमारे रिश्तेदार भी, अरे तुमने यार जैसा बहुत है, तुम तो हिंदुओं के खिलाफ। मैं कहाँ, दिखाओ कहाँ हूँ देखो पिक्चर, बताओ कहाँ हूँ, बताओ कहाँ उसमें लफ्ज़ याद है, बताओ ना, दिखाओ उसमें, दिखाओ कहाँ बीफ है। मैं तो कह रहा हूँ उसके बारे में अफवाह फैला के लोगों को, इनोसेंट्स को मारना गलत है। और ये एक अफवाह, एक दानव है जो बड़ा मुश्किल है जिसको संभालना, और ये तुम्हें भी मार सकता है। तुम्हें भी मार सकता है। तो ये जब बोलते हैं तो कम से कम एक ऑडियंस, अभी मैंने दिखाई एक ऑडियंस को जो नाराज थे बहुत इस सब चीज़ों से, तो मैंने उनसे सवाल पूछा यार, तो फिर हाँ बोले हाँ, तो आपस में फिर बात करने लगे। तो कम से कम उन 200 लोगों पे तो असर हुआ ना, है ना। तो वो
इंटरेस्टिंग। अब कितना असर होता है मुझे नहीं मालूम, बट हमारा तो काम है। और मैं हमेशा ये चाहता हूँ, आई मीन दिस इज एन असाइड, दैट एवरी टाइम जब आप इंटरव्यू अभी कर रहे हो, वैसे कभी ज़माने में जब ये सब हो रहा था और बहुत राइट विंग का, तो बड़े विदेश से भी लोग आते थे और आपसे बात करते थे, और बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स आपसे पूछते थे कि आप इंटरव्यू दीजिए। तो मैं हमेशा बोलता था कि देखो, मैं हिंदुस्तान को तुम्हारे न्यूज़पेपर नहीं क्रिटिसाइज़ करूँगा, यहाँ करूँगा, मैं तो फिल्म बना रहा हूँ, क्योंकि तुम हिपोक्रेट हो। तुम्हारा तो देश वायलेंस पे जिंदा है, तुम क्या बात कर रहे हो। तो हम तो पॉलिटिकल लोग हैं ना, तो क्योंकि हमको हॉलीवुड से 4 रुपए दे दोगे तो अपना दिमाग तो नहीं बेच खाएंगे ना। हमको तो पता है इतिहास। तो एक यंगर फिल्म मेकर जो इनामर्ड है, जो सोचता है कि सब कुछ हिंदुस्तान का बुरा है, और वहाँ से जो थे, और स्क्रिप्ट राइटिंग तो आई तो सिर्फ हॉलीवुड करता, उसके बराबर भी तो बेवकूफ़ कोई नहीं है ना। ट्रू। हाँ, तो वो थोड़ी सी समझ हो, बाकी तो अपना अपना खेल है। तो अभी के टाइम पे आपको मतलब क्या लगता है कि जैसे पॉलिटिकल थीम पे फिल्म बनाना, जब कैंसिल करने की बात चल रही है, तुरंत ही ऑडियंस उठा करके कैंपेन चला देती है कि कैंसिल कल्चर आ गया है, ऐसे सिनेरियो में क्या थोड़ा चैलेंजिंग तो हो गया है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल फिल्म बनाना, या उसके बारे में बात करना किसी टॉपिक पे जो बहुत सारे लोगों को परेशान कर सकता है? हाँ, लेकिन हमेशा एक ऐसा तो नहीं, ईरान में मिसाल के तौर पे ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तो बच्चों को लेकर उन्होंने तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में बनाई। तो कभी कभी जो लिमिटेशन है ना, जो ऑब्वियस करने से आपको बचाता है, कभी कभी सेंसरशिप, अब ये इज गुड फॉर क्रिएटिविटी। ये पैराडॉक्स है जिंदगी का। अगर आप ये सब नहीं हैंडल कर सकते तो बड़ा मुश्किल है। बड़े जितने लेफ्ट टाइप सीधे साधे लिबरल है ना, वो इसीलिए चोट खा के बहुत एक्सट्रीम राइट पे जाते हैं हमेशा। आप देखो, इधर से स्विंग, उधर गए, उतनी जोर से इधर बात कर रहे थे, अब उतनी जोर से उधर बात कर रहे। तब हमको बोलते थे, अरे यार तू थोड़ा सा कमज़ोर, यू आर नॉट रेडिकल इनफ। अभी तो ये जो है ना, आपको थोड़ा समझ जो है अपनी बढ़ानी पड़ेगी थोड़ा सा। इट्स नॉट, अगर आप एक सेंसरशिप और कहने का दबाव है तो आप दूसरे तरीके ढूंढो, वो भी एक चैलेंज है। आप तरीके ढूंढो और आप सेंसेशनल ना हो। आई एम नोबडी टू टॉक टू द यंग। तो बोले, अब यंग लड़के जो सुन रहे होंगे बोलेंगे अभी चाचा ज्ञान देने लगे। तो मैं कोई ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर तुमको ये कहने से रोक रहा है कोई, तो तुम उसका तरीका ढूंढो, और कभी कभी वो जो तरीका होगा वो तुमसे बेहतर फिल्म बनवा देगा। अगर थोड़ा सा तुम उसको कहीं इधर से दूसरा रास्ता खोज के, बाजू से निकल के कुछ कर दोगे, किसी मुहावरे में, किसी मेटाफर में चले जाओगे, तो वो मे बी इट माइट बिकम अ बेटर फिल्म। तो फिल्म बनाओ यार, बिकॉज फिल्म बनाना बेहतर है ना बनाने से। और अच्छे लोग, समझदार लोग, टैलेंटेड लोगों को फिल्म बनाते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी ऑब्वियस बात ना भी हो तो उनके बात में कुछ बात होगी। कंपैरेटिवली तो कुछ ना होने से तो बेहतर है, तो वो माहौल कम से कम बेटर होगा। ट्रू। फिर जो जीनियस निकलेगा वो तो निकलेगा, उसको तो आप रोक नहीं सकते। तो इसी से निकलेगा, इसी माहौल से, जो विच इज़ गुड। सेंटर में, अगर सेंटर में भी चीज़ें रहे हो, ज़्यादा लेफ्ट राइट ना हो, तो एक कुछ बात निकलेगी, 6-7 लोग निकलेंगे। हम क्यों चाहते कि दुनिया बिल्कुल वैसी हो जैसा हम चाहते हैं? ऐसा तो नहीं होगा। सो फौदा का रीमेक, एडाप्टेशन है, सॉरी, तनाव। तो जब आप एडाप्टेशन करते हैं तो तनाव सीज़न 2 जो आ रहा है, इसमें किस चीज़ का सबसे ज़्यादा आपको, क्योंकि फौदा अपने आप में उससे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि बहुत ज़्यादा देखी गई सीरीज़ है, तो जब आप यहाँ पर उसको ला रहे हैं, तो क्या आपके दिमाग में ये चीज़ कहीं है कि यार किन किन चीज़ों की सावधानी रखी है आपने जब आपने अडाप्ट किया उसको? हाँ, नहीं, क्योंकि आप अडेप्टेशन जब करते हो, पहली बार तो मैं ज़्यादा देखा नहीं वो। अच्छा।
क्योंकि मैं कहानी जो है उसका अनुवाद स्क्रिप्ट में कर देते हैं लोग, एक अपलॉज की टीम होती है, वो एक उसका डायरेक्ट ट्रांसलेशन कर देती स्क्रिप्ट का, एक रफ सा। अब हम काम करना शुरू करते हैं, अच्छा, है ना। तो क्योंकि नहीं तो आप फंस जाओगे उधर, तो क्योंकि 2 मुल्कों की कहानी है, यहाँ तो हमारे ही मुल्क है, तो हमने अडेप्ट किया बहुत इसको। मतलब फॉर एग्जांपल अब ये मैं सिर्फ हिंदू वर्सेस मुस्लिम ना हो, तो जो हमारे इंटेलिजेंस के लोग हैं उनमें से कई मुसलमान भी हैं, है ना। जो कॉस्ट है दोनों तरफ है, जो सो कॉल्ड दूसरी तरफ है उसकी भी तो कॉस्ट हैं, उसके जो औरतें जो सबसे ज़्यादा कोलैटरल डैमेज होती है, उनके कैरेक्टर्स, उनकी फैमिलीज़, उस पर बहुत गहराई से जाओ। तो वो सब ध्यान रखा था कि इस तरह से एक जिंगोइस्टिक काम ना हो, है ना। ऑब्वियसली टेररिज्म, एक कोई जो आदमी है अगर कोई भी आदमी बच्चों को मारता है तो गलत है, टेररिज्म, उसको टेररिज्म। लेकिन बहुत सेंसिटिव टॉपिक था ये, तो आप पहले ऐसा नहीं हुआ आपके जहन में आया कि यार बचते हैं इससे, क्योंकि कश्मीर में बहुत सारी बात ऑलरेडी हो ही रही है। बस समझदार प्रोड्यूसर्स थे, तो अगर मतलब विजय आई वाज कॉन्फिडेंट, मतलब ऐसा नहीं कि भाई कैसे उपज हुई कि समीर नायर को ख्याल आया कि उसका अपलॉज को ख्याल आया कि हम बनाएं, तो कुछ तो क्रेडिट उधर भी है ना। तो फिर वो मेरे पास आते हैं और बोलते हैं आप बनाओ, तो फिर एक तरह के जानवर के साथ डील कर रहे हैं मेरे जैसे। तो अब वो थोड़ा बहुत तो कुछ बदलेगा, काफ़ी कुछ, बट नहीं ऐसा अगर कुछ बहुत ज़्यादा मुझे रहता तो मैं सरक भी सकता था उसमें। तो अब डर तो हमेशा ही रहता है कि जो हमने किया। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि जब दूसरी बार हम शूटिंग करने गए तो कश्मीरी खुश थे। अच्छा, सबने देखा हुआ था कश्मीर में ज़्यादातर लोगों ने, और ज़्यादातर मतलब कुछ पॉइंट्स थे बारीक इधर उधर के, लेकिन होना भी चाहिए, लेकिन बाय एंड लार्ज सब दे वर हैप्पी विद। ऐसा कोई गाली, हाँ गाली हमको नहीं रहे तो आपने क्या बनाया है हमारे, हम तो रहे कश्मीरी फैमिलीज़ के साथ, तो हमको नहीं पता, ऐसा नहीं सुना मैंने। ट्रेलर में एक लाइन थी कि ये कश्मीर है, कुछ ख़त्म नहीं होने वाला। सो अभी भी हम वहाँ की जो भी सिनेरियो चल रहा है, इलेक्शंस आने वाले हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट बहुत कुछ ऐसे स्टोरी, क्या आपको लगता है कि हाँ वहाँ का मतलब सिनेरियो बदल रहा है या बदल जाएगा, या फिर जो लाइन है वैसा ही आप फील करते हैं कि कुछ नहीं होने वाला, दिस विल रिमेन एज मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स? शेयर तो हूँ नहीं, मैं तो आर्टिस्ट हूँ और मैं समस्या को पेश कर रहा हूँ। कोई आसान जवाब मेरे पास है नहीं, सवाल हैं, सवालों से सवाल निकलते हैं और नथिंग एंड्स। मतलब किस ओर अग्रसर है, तो किस ओर वो जा रहा है, वो ज़रूरी है कि अब बेहतरी की ओर जा रहा है कि नहीं। तो मेरे ख्याल से जाएगा बेहतरी की ओर, बट आपको वहाँ के लोगों की आवाज़ें सुननी पड़ेगी। ट्रू। तो और मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बच्चों को मारने वाले टेररिस्ट की आप बात सुने, बट मैं कह रहा हूँ कि जो आवाम है, वहाँ का लोग हैं, उनको उनके साथ बातचीत ज़रूरी है, उनकी जो ख्वाहिशें हैं। आई थिंक ऑल यंग पीपल इन कश्मीर, हर जगह उनकी ख्वाहिशें वही हैं, नॉर्मल है, सेल्फ रिस्पेक्ट उनको चाहिए, और फिर एम्बिशंस हैं पर्सनल सबकी। तो उसको हर चीज़ जो अब मेरे जैसे फिल्म मेकर के साथ प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं ऑब्वियस चीज़ें, ऐसा नहीं है कि जो खड़ा होता है ऑपरेशन या किसी तरह की भी जो अत्याचार के खिलाफ जो लोग सो कॉल्ड खड़े होते हैं, वो भी कोई दूध के धुले। सही बात है। ये कॉम्प्लेक्सिटी है, और ये फिल्म नैरेटिव्स ने सिंप्लीफाई किया है, एंड फिल्म नैरेटिव्स आर सो कॉल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस, कि जब आपका इश्क होगा तो हैप्पीली एवर आफ्टर होगा। नहीं, बड़ा मुश्किल है, थोड़ा निभाना पड़ेगा, नहीं तो आप डिसअपॉइंट होते हो। अगर आपको पता चले कि नहीं, मैं इवन इन द रोमांटिक स्फेयर इफ यू मीट समबडी और वो इश्क होगा, अब तुम पॉलिटिकली करेक्ट बातें करें तो कौन किससे मिलता है, जेंडर में जा नहीं रहे हैं। हाँ ठीक है। तो जो मिले, जो आपको पार्टनरशिप लगे, उसमें तकलीफ होगी,
उस तकलीफ से कैसे आप जूझेंगे और निकलेंगे, और क्या अपेक्षाएं आप रख सकते हैं, क्या उम्मीद रख सकते हैं, क्या नहीं रख सकते, वो आप अगर सिंपलिस्टिक नहीं है वो, और वो ज़रूरी नहीं है कि हैप्पीली एवर आफ्टर हो। तो ऐसे ही कोई भी क्रांति जो है वो, द रेवोल्यूशन समटाइम्स ईट देयर ओन चिल्ड्रन, नो। तो अभी मैं बगैर स्पेसिफिक हुए, आपने खुद भी देख लिया अपने जनरेशन में क्या हुआ। सही बात है ना। अच्छा, ये फिल्म नैरेटिव की भी है कि सब कुछ हैप्पीली एवर आफ्टर, फिर ये आए थे और फिर क्रांति, फिर एक स्क्रोल आया एंड में, एंड देन दिस गवर्नमेंट केम टू पावर, एंड ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक एवरीथिंग इज इन द मिडल। अभी बहुत जगहों बगल में मुल्कों में हो रहा है, अभी नाम नहीं लेंगे हम, लेकिन बहुत जगह बहुत कुछ हो रहा है। तो अगर आप उसको रियलिस्टिकली समझो ना, तो आपका दिल नहीं टूटेगा उतना, है ना। So, आप बारीकी सोचो उसकी। हु इज़ योर फेवरेट एक्टर? व्हाई आई एम आस्किंग दिस, क्योंकि हमारे लिए क्या है कि हमारे लिए पर्दे पे दिख रहा व्यक्ति अगर एक्टिंग अच्छी कर रहा है तो बढ़िया एक्टर है, लेकिन एज अ डायरेक्टर आपके लिए तो कुछ दूसरा पर्सपेक्टिव होता होगा, डिसिप्लिन भी शायद उसका एक पैमाना होता होगा, नेचर भी, मेहनत भी। तो कौन से ऐसे लोग हैं जो आपके फेवरेट एक्टर्स हैं? आई डोंट गिव अ डैम अगर वो मुझे परेशान करते हैं। अच्छा, अगर वो कमाल कर जाए, कोई एक्शन और कट के बीच का खेल है ना, हिस्ट्री तो वही याद रखेगी, उसने मुझे कितना परेशान किया, मैंने उसको कितना आजकल हम लोग क्या है, थोड़ा सा जो मीडियम जो है ना, वो पैशनेट लोगों का कम, थोड़ा नौकरी पेशे वालों का, थोड़ा अच्छे सभ्य परिवारों से बच्चे आ रहे हैं, तो उनको ये सब ये झगड़े वगड़े अच्छे नहीं लगते। हमारे ज़माने में, और अभी तो ज़माना हमारा अभी भी है, तो उसमें झगड़ों से बुरा नहीं मानते थे हम लोग। बड़े ज़ोर से रात को झगड़ के, सुबह बिल्कुल ही कुछ पता ही नहीं होता था कि जैसे आप बोलोगे कि झगड़ा है कोई। तो वो जो है वो मज़ेदार खेल है कि एक्टर जो है वो अगर उसमें कोई ऐड कर जाए तो नो डायरेक्टर, वो कुछ भी अच्छा डायरेक्टर झेलने को तैयार होता है। मैं ही नहीं, कोई भी डायरेक्टर बोले यार कमाल कर दिया उसने तो यार। इरफान खान के बारे में लोग बहुत बड़े बोरिंग तरीके से बात करते हैं। मेरा तो दोस्त उतना अच्छा नहीं था, तिग्मांशु दुलिया का और भी अच्छा दोस्त था, विशाल भारद्वाज का भी और भी बहुत था, बट मैं भी जानता था, हम लोग साथ में रहते थे एक ही बिल्डिंग में, और मैंने काम भी किया उसके साथ। अच्छा, तो ये सारी जिंदगी मैंने इरफान के साथ की, तो वो बोरिंग बिल्कुल ही नहीं था। ही नेवर एग्रीड विथ यू। किसी दिन वो बड़े अजीब से मूड में आता था, उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या, अगर उसको सीन समझ में नहीं आया तो वो परेशान करता था बहुत, क्योंकि वो सवाल पूछता था। ही वॉज नेवर इंटरेस्टेड इन मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, वो कर लूंगा मैं, हो जाएगा। सीन वर्क कर रहा है कि नहीं, पूरी फिल्म वर्क कर रही है कि नहीं। सो दैट इज अ को राइटर, दैट्स द काइंड ऑफ पर्सन जिसके साथ शाम को कॉन्फ्लिक्ट होगा भी तो सुबह ठीक हो जाएगा। मन में नहीं रखा जाए, बिकॉज इट इज अबाउट द वर्क ना। और अगर उसमें मज़ा आ रहा है और उसको उतना ही पैशनेट है उसके बारे में, और उसका ख्याल उतना ही है उसके बारे में, फिर प्रॉब्लम नहीं होगी। पर झगड़े भी होंगे तो ठीक। तो इरफान इज द आइडियल को राइटर एक्टर। और मैं ही नहीं कहूँगा, बहुत सारे लोग, ही वॉज नॉट सिंपल, ही वॉज नॉट ईजी, ही वॉज पैशनेट। उसको सब चाहिए था, उसको स्टारडम भी चाहिए थी, उसको इंटरनेशनल रिकग्निशन भी चाहिए थी, उसको कमाल का परफॉर्मेंस भी करना था, उसको सब, उसको अपने परिवार का भी ख्याल रखना था। वो ही वॉज नॉट अ सिंपल इंडिविजुअल। जो लोग बोलते हैं बोरिंग सा किताबें लिखते हैं उसको, पर उनको मालूम ही नहीं है कौन था वो तो खुद ही खोज में था कि मैं कौन हूँ और क्या है। तो ही वॉज अ मैन इन सर्च। तो उस तरह के लोग अगर आपस में मिलेंगे तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा। ही वॉज द आइडियल एक्टर, वो कमाल था। तो नवाज अभी भी, मैं तो बड़े बड़ों के साथ काम किया है यार, तो पुरी साहब, ओम पुरी, मतलब जो वे, जिस तरह से वो उनका मेथड तक ना पता ना चले, लेकिन कितना समझ थी पूरे उसके बारे में, और कुछ भी सिचुएशन में उनको ठक से कैरेक्टर में होते थे, ठक, अभी 1 मिनट को ठक। अब वो तो ड्रीम एक्टर है,
मतलब वो डायरेक्टर उसको किसने भी तकलीफ में जो भी करवा रहा हो वो मतलब ही इज देयर। तो मैं नसीर भाई के साथ असिस्टेंट, कमाल एक्टर है, बहुत बहुत मतलब मैं तो नसीरुद्दीन शाह से बहुत सीखा है क्योंकि मैं असिस्टेंट था ना, तो उनको खुद नहीं पता उन्होंने मुझे कितना सिखाया। मैं उनको ऑब्जर्व करता रहता था कि कैसे धीरे धीरे वो जो रोल पकड़ते हैं तो उनके थोड़ा सा कुछ बाल चेंज हो जाएंगे, फिर थोड़ी सी कहीं देखे देखे वीक कर दे। अब वो बता नहीं रहे हैं कुछ, वो प्रिपरेशन है, उसके पढ़ रहे हो थोड़ा सा वॉक चेंज हो जाएगी, थोड़ा। अब बाकी आपसे वैसे ही हंस रहे हैं, ऐसा नहीं को प्रिपरेशन को आपके ऊपर बोझ नहीं डाल रहे हो, लेकिन आप नोटिस कर रहे हो धीरे 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 कैसे वो उस दिन जब वो है वो पहुंच गए उस पर। अब कोई आसान तो नहीं है, वो भी नाराज़ होते थे कभी कभी, तो अभी भी होते हैं शायद, बट बहुत बड़े दीप्ति नवल, शबाना आज़मी, एक इतनी बारीकी से स्क्रिप्ट को देखती हैं शबाना, पूरा जो माहौल किस मकसद से आप फिल्म बना रहे हो, फिर वो मतलब अगेन देयर को राइटर्स पीपल लाइक शबाना आज़मी, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, इरफान, इन्होंने पॉसिबल बहुत सारी फिल्में बनी उनके उसकी वजह से, पार्टिसिपेशन से। वो ना सिर्फ एक्टर थे, वो बिल्कुल फिल्म के साथ खड़े होते थे। जिसके लिए आप को राइटर वर्ड का इस्तेमाल, हाँ बहुत इंटरेस्ट। दीप्ति नवल, कमाल, सौरभ शुक्ला पे मैं तो बहुत ही लोगों के साथ काम किया अब तो इतने सालों में। नवाज इतना बड़ा स्किल सेट लेके आता है और सौंप देता है अपने आप को। अब वो हर बार बोलता है कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं सीरियस मैन में, मैं तो आ गया था सेट पे, उन्होंने बताया मैं कर दिया। अब देखो उसके उस सीरियस मैन के दौरान इंटरव्यू, बट वो थोड़ा सा आधी बात कर रहा है। वो अपने उस पूरे एक्टिंग एक्सपीरियंस, अपना स्किल सेट, अपना इंट्यूशन, अपनी ब्रिलियंस के साथ अपने आप को सौंप रहा है, आपके पास सौंप रहा है। और कोई भी नहीं सौंप रहा, वो नवाजुद्दीन सिद्दीकी सौंप रहा है। तो उससे वो है ना, वो उसका प्रिपरेशन, लाइफ का प्रिपरेशन है। वो 25 साल का स्ट्रगल है उसके पीछे, सोचना एक्टिंग के बारे में, तब वो आपके पास आ रहा है ना, मजा हुआ आदमी जिसको कहते हैं। बहुत अच्छे हैं, बहुत सारे। मैं तो दिलीप कुमार का बड़ा फ़ैन था, मोतीलाल का बहुत फ़ैन था, बहुत वहीदा रहमान का बहुत। अब हमेशा जब एक्टर्स बात मिलती है तो लड़कियों की बात करते नहीं, औरतों की बहुत ग्रेटेस्ट स्टार तो तीनों का नाम लेते हैं, बट वहीदा रहमान, मधुबाला है ना, ये सब जो मुमताज़ हूँ, चाहे सारे बड़े बड़े, मीरा कुमारी, वो सब बढ़िया एक्टर थे। वहीदा जी तो बहुत बढ़िया एक्टर, और वो ज़्यादा याद रखी जाएंगी बिकॉज वो को राइटर है। अगेन, जब आप अच्छी फिल्मों में होगे, वो कहीं उस सिनेमा का अजीब मीडियम है, वो कुछ कैमरा, एक्टर का रिश्ता, डायरेक्टर का रिश्ता, वो जब मिल जाते हैं एक्सीडेंटली, कुछ हो जाता है, कुछ केमिस्ट्री पनपती है, तो वो फिल्म बनती है। गुरुदत्त की फिल्में और वहीदा रहमान और NBK मूर्ति साहब और रहमान एक्टर जो थे, वो सब मिला के, जो साहिर लुधियानवी म्यूज़िक डायरेक्टर जो थे, चाहे वो HD बर्मन हो, तो ये सब मिल के एक फिल्म बनती थी ना। विजन चाहे गुरुदत्त का पूरा होता हो, तो वो जब मिलते हैं लोग तो कमाल होता है। ट्रू। बातें बहुत सारी हैं, समय बहुत कम है। इशारा किया जा रहा है, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी हम ऐसे 3-4 घंटे ऐसे ही बैठ सकते हैं। आपको चाय आपने नहीं पी बहरहाल। एकदम बातों के एंड में हम चल रहे हैं बिकॉज ऑफ टाइम की कमी। लास्ट में मैं आपसे ये अभी समझना चाहता हूँ कि जो अपकमिंग डायरेक्टर हैं, जो फिल्म मेकिंग में आना चाहते हैं, अगर उन लोगों को आप अभी के टाइम पे मतलब कोई ऐसी 3-4 कोई एडवाइसेस दे सकें जो ध्यान में रखते हुए आना चाहिए अगर फिल्में बनाना चाहता है कोई, तो वो क्या होंगे? या शुरू में एडजस्टमेंट नहीं करना, अपनी अंधेरे कमरे में बैठो एक दिन रात को, तुम सच बोलो अपने साथ कि तुमको किस तरह की फिल्में पसंद है। ये मत बोलो कि मेरी गर्लफ्रेंड चाहती है या मेरा बॉयफ्रेंड चाहता है ये फिल्म बनाओ, मेरा पीयर ग्रुप क्या चाहता है उसकी बारे में मत सोचो। तुम कौन हो? तुमको डेविड धवन की फिल्में पसंद है, अब डील विद दैट। तो तुमको उस तरह से डेविड से बेहतर फिल्में बनानी है, जैसा भी करना है, लेकिन दैट यू हैव टू सी। मैं ऐसे एक एक्सट्रीम एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि वो फिल्में बनाना भी आसान नहीं है, जिस तरह का भी एक फितरत है ना वो,
एक कॉमेडी का एक सेंस जो भी है गोविंदा जैसे एक्टर के साथ, तो आप वो समझो कि आप चाहे आप जो भी हो, आप अनुराग कश्यप हो, आप मिमिक मत करो अनुराग कश्यप, मिमिक्री में मत जाना कि तो बहुत मुंह के बल गिरोगे, क्योंकि उसके पीछे उसकी बहुत बैकग्राउंड है, सोचना है, ही इज अराइव्ड एट समथिंग ना, धीरे धीरे ऐसे। तो आप वो करो अपने आप, फिर उस तरफ पढ़ो बगैर डरे हुए, कम से कम अपने पहले 2-3 कामों में, क्योंकि जब आप 2-3 कामों से जाने जाओगे उसके बाद एक आध कॉम्प्रोमाइज़ आप करोगे तो ठीक है, अब ना करो तो बेहतर है, लेकिन करो तो फिर क्या, देयर इज़ प्रैक्टिकल लाइफ, तुम्हारे हो सकता है शादी हो जाए, बच्चे हो जाए, उसको बच्चे के दूध का सवाल है, स्कूल की फीस देनी है, वो सब भी प्रैक्टिकल लाइफ है। बस शुरू में मत घबराओ, अपने आप को पालो पहले। हु आर यू, व्हाट काइंड ऑफ फिल्म मेकर आर यू, वो फिर उसके बाद बाकी यार देखिए, हर आदमी जो बड़ा था बोलते डोंट लुक बिफोर यू लीव, ये सब ज्ञान जो है वो मतलब मोटिवेशनल स्पीकर्स के हैं। हर तरह के लोग आए हैं और हर तरह, किसी ने 5वीं फिल्म में अच्छी फिल्म बनाई है, किसी ने पहली फिल्म में, किसी का अपने कोई एडजस्टमेंट था, किसी का भाई और माँ बाप की डेथ हो गई थी, उसको परिवार का ख्याल रखना था तो उसने शुरू में टीवी बनाया। फिर तो ऐसे आप इन्वेस्टिगेट करोगे तो कहानियाँ बहुत हैं, हर तरह की जर्नी हर आदमी की अलग है। लेकिन जितना आप निडर होके पहले 2-3 काम कर सकते हो, अपनी फितरत ढूंढो और उसको बनाओ, वो बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, जिस माहौल से तुम आए हो उससे कटना मत। अगर तुम बिलासपुर से आए हो तो जूहू के मत हो जाना। ये नॉर्थ इंडियंस के साथ बहुत होता है। आप केरला का फिल्म मेकर देखो, वही मुंडू पहने, शर्ट पहने, वही अपने कॉलोनी में निकलता है, फिल्म बना रहा है आइडेंटिटी के साथ अपने, है ना, अंगमली में ही रह रहा है, जो अपना जो है पेलिसेरी लीजो, मलयाली फिल्म मेकर। तो वो आप कटो मत। इसका मतलब ये नहीं कि आप आगे मत देखो, कभी कभी जो पीछे आपके दोस्त या जो आपका माहौल है आपके लिए बर्डन भी बनता है, तो उससे भी निजात पाना जरूरी है। आइडेंटिफाई करो आप, लेकिन उससे कटो मत। समझो कि तुम कहाँ से उपजे हो। थोड़ा बैलेंसिंग गेम है वो। तीसरा, एक प्रैक्टिकल से पैसा कमाने का तरीका ढूंढ लो। बिल्कुल बहुत महंगा ज़माना है। बम्बई में रहना तो बहुत महंगा है, अपने घर में रहना तो ठीक है। सो वो एक तरीका, बट पीपल यंग आर स्मार्ट, नो, दे नो वेज ऑफ मेकिंग सम, आई मीन ऑल माई यंग असिस्टेंट्स कीप टीचिंग मी वेज ऑफ मेकिंग मनी। फ्रीलांस कर लो, बहुत तमाम चीजें। हाँ, तो वो एक थोड़ा सा एक साइड स्टेप, क्योंकि ऐसा नहीं किसी का बैकअप, ऐसा नहीं कि बोले पीपल हु सक्सीडेड हैड नो बैकअप प्लान, दे आर नॉट फूल्स, they know sometimes you will fail, so for some time you have to stay in the game, no, you can't run away, so how do you stay in the game, है ना। तो ये अब कुछ कहानियां होती हैं जो आप दूसरों की वाइल्ड एक्सेप्शनल सक्सेसेस से नहीं सीख सकते, वो वाइल्ड है, वो रेयर है। True. आपको दूसरों के फेलियर से ज़्यादा सीखते हो, फेल करके जो फिर वो, दैट इज द लेसन। जो एक्सेप्शनल है, जिसको एक कमाल की अब आया और दिलवाले दुल्हनिया मिल गई, या कोई अनुराग कश्यप हो गया, या उसने 5 बना दी, फिर वो तो टोस्टर टाउन उसने लिए भी लिख दिया, और सत्या का भी पार्ट। ये एक एक्सेप्शनल टैलेंट भी है, और एक बहुत ही पका हुआ लड़का आ गया था। मैं तो पहली उसकी फिल्म प्रोड्यूस कर रहा था, जब वो 5 बना तो मैं कर रहा था, वो वहीं दिखता था। यू कुड नॉट मेक हिज फिल्म। मैं तो प्रोड्यूसर नहीं था, मुझे पैसे लाने, तो मैं देखता था उसका टैलेंट, तो मुझे लड़के को गिरने देना ही नहीं चाहिए। तो वो दैट काइंड ऑफ एक्सेप्शनल टैलेंट विल ऑलवेज, मैं नहीं होता तो कोई और होता, बिकॉज हिज टैलेंट कॉल्स फॉर आउट टू यू। बट कई लोग धीरे होते हैं, थोड़ा शाय होते हैं, थोड़ा धीरे धीरे पकते हैं। तो अपनी अपनी फितरत देखो।
एक्सेप्शन नहीं, और काफ़ी कुछ ग्रिट है। ग्रिट इज द मतलब लगे रहना जो है ना, उसको फेलियर को झेलना, वो आपको, क्योंकि बहुत टफ है आपको। अभी भी मेरे जनरेशन में कोई भी कह सकता है बकवास है यार, क्या कर रहे हैं, ये सुधीर मिश्रा हो गए यार। तो यू हैव टू बी एबल टू टेक दैट। आखिरी अभी के पूर्ण विराम मतलब अल्प विराम लगाते हुए बात में हम ये पूछना चाहते हैं कि अभी के टाइम पे आपका डिज़ायर क्या है? इससे हम आज की इस बातचीत को भाई जो फिल्म बनाना चाहता हूँ बन जाए। 3-4 फिल्में बनाना चाहता हूँ मैं, फिल्में, और एक सीरीज़ है नवाब द नौजगल एंड द ईस्ट इंडिया ड्रग कंपनी, वो बनाना चाहता हूँ, तो वो बन जाए। और 2-3 फिल्में जो मैं थोड़ा सा वापस रिकनेक्ट करना चाहता हूँ, लड़का जो धारावी बना रहा था, वो तो खैर मैं बना लूँगा। वो मैं सीख के आया थोड़ा सा केरल में रह के, बंगाल में रह के, कैसे आप बगैर टेक्निकल क्रिएटिव कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए बजट्स को संभाल के कैसे बना सकते हो, और मैं थोड़ा सीखने गया था। तो अभी भी आपको बजट का ऐसे दिमाग में रखना पड़ता है? हाँ, जो भी इंडिपेंडेंट फिल्म बनाएगा ना, आड़ी टेढ़ी फिल्म बनाएगा, उसको रखना पड़ेगा, बिल्कुल ही रखना पड़ेगा। अब आप रेयर संजय लीला बंसाली है, उसको नहीं रखना पड़ा, बट उसकी जो बॉक्स ऑफिस सक्सेस है, उसने he's earned him that right, no? So you should not be envious of that. उसने उस तरफ गया और वर्क फॉर हिम। बट आप तो अपनी लिमिटेशन, अपनी समझ के हिसाब से चलना पड़ेगा ना, अपने सिचुएशन की। अब मुझे तो बजट का हमेशा ख्याल रखना पड़ता है, मुझे कश्यप को रखना पड़ता है, और तो मेरे से बड़ा स्टार है। जो भी थोड़ी टेढ़ी फिल्म बनाएगा उसको बजट का ख्याल रखना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत सारी बातें रह गई हैं, फिर से मैं बोल रहा हूँ, एकदम मन मेरा एकदम मतलब एकदम ऐसा लग रहा है कि अभी तो शुरू ही हुआ था। तो उसको बैठ जाए ना, तो उस पे क्या जूम पे बैठ जाएंगे डेफिनेटली। कभी। और बहुत कुछ बाकी है। बहरहाल अभी जो ज़रूरी है वो ये है कि 6 सितंबर को सोनी लिव पे तनाव सीज़न 2 आ रहा है। देखिए, अपना प्यार दीजिए। सुधीर जी ने डायरेक्ट की है। प्यार दीजिए ना दीजिए, देखिए रिएक्ट कीजिए, इंटरैक्ट कीजिए, जहाँ से बात शुरू हुई थी। इट्स अ थ्रिलर, बट इट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप्स। तो इट्स अ वेरी इमोशनल थ्रिलर, लेट्स से। बहुत शुक्रिया आने के लिए और इतनी सारी बातें करने के लिए। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। चलें।